हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 21 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी हुई है और ये सारी कार्रवाई की गई है एक न्यूज़ के द्वारा। सबसे पहले सिंगापुर से एक न्यूज़ सीबीआई को दी गई, यानी कि भारत सरकार में सीबीआई को दी गई सिंगापुर स्थित इंटरपोल के द्वारा कि आपके यहाँ से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है ताकि बिजनेस बनाया जाए। जब सिंगापुर से ये पूछा गया कि आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिली, तो उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड पुलिस की ओर से ये जानकारी मिली है और उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। तब इस एजेंसी से संपर्क करके इसमें सीबीआई एक्टिव हुई और इसके सीबीआई को एक्टिव होने पर इसमें मेघ चक्र ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया और इसी के तहत 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 59 ठिकानों पर छापे मारकर तलाशी ली गई और इस दौरान 50 लोगों के मोबाइल लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच की गई, जिसमें कई जगह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसार करने के सबूत भी मिले हैं। इसमें सीबीआई ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करी है और इसमें जो तलाशी जो ली गई है वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ली गई है। झारखंड में रांची में, धनबाद में, उत्तर प्रदेश के हाथरस, महाराजगंज, बिहार में सिवान, भागलपुर, पंजाब में गुरदासपुर, होशियारपुर, हिमाचल प्रदेश में मंडी, ऐसी जगहों पर पूरी छापेमारी की गई है और 50 लोग संदिग्ध इसमें मिले भी हैं। सीबीआई ने इसमें 200 अधिकारियों की टीमें गठित की थी और ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग इस तरीके से वीडियो को डाउनलोड करते थे क्लाउड में, ताकि जब उसको डिलीट किया जाए या फिर क्लाउड में भी अगर वो रहे तो उसको उससे बचा जा सके अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो। हालांकि सीबीआई इस पर अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और इस पर जांच में जुट गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र में जो यूएनएससी का जो सम्मेलन चल रहा है, 77वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन चल रहा है, उसमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने विश्व में अपने संबोधन में कहा कि जो पाकिस्तान है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति समझौता चाहता है, शांति वार्ता चाहता है और इसके लिए कई देश उसके साथ भी हैं, लेकिन कुछ देश इसके साथ उनके साथ नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की तरफ इशारा किया और उसके बाद वो अपने मेन पॉइंट पर आ गए कि जम्मू कश्मीर का हल बातचीत से निकाला जा सकता है और तभी शांति बहाल हो सकती है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भारत के जो स्थायी मिशन के प्रथम सचिव हैं मिजितो विनितो, ये जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छे भाषण उन्होंने दिया और उसमें पूरी तरीके से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको धो के रख दिया। उन्होंने बोला कि जब आप शांति की वार्ता करते हैं तो कैसे 26/11 का हमला करा सकते हैं। 26/11 जैसी कार्रवाई करने वालों को शरण देने वाला व्यक्ति या देश कभी शांति वार्ता का पक्षधर हो ही नहीं सकता है और ये सिर्फ आपके झूठे तरीके हैं बातचीत करने के, विश्व समुदाय को भ्रमित करने के, और इससे आपको बचना चाहिए और विश्व समुदाय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन शांति वार्ता का पक्षधर है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा ऐसे समय में उठाया जब वह खुद भीषण बाढ़ व खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। शहबाज ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए दोहराया था कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन शांति तभी सुनिश्चित हो सकती है जब संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र संयुक्त सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत कश्मीर मुद्दे का समाधान हो। इसके पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। नेक्स्ट न्यूज ले रहे हैं हम बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि निर्यात हब बनाए जाएंगे 50 जिले। सबसे पहले तो जो सरकार ने इसके लिए ODOP योजना स्टार्ट की थी, अब उसको और बेहतर बनाने के लिए DEH योजना शुरू की गई है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ODOP योजना क्या है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस योजना के तहत सभी राज्यों का अपना एक स्वयं का प्रोडक्ट होगा और एक उत्पाद होगा जो कि वो राज्य की पहचान बनेगा। उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बनारस का कोई भी एक उत्पाद ले लिया जाए, उसको पूरे राज्य का एक उत्पाद माना जाएगा, जिससे राज्य की और देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। उसी तरीके से अब DEH योजना चलाई जा रही है। DEH का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब।
इसके तहत इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है, ताकि छोटे उद्योगों को मदद मिल सके और वे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराएं। यानी कि सबसे पहले प्रोडक्ट को एक जिले के स्तर पर पहचान दी जाएगी और फिर चुनाव करके उस पूरे जिलों का एक चुनाव कराया जाएगा और उसके बाद वो राज्य का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का और इससे निर्यात हब बन जाएगा, क्योंकि निर्यात देखिए भारत कई चीज़ों में अभी भी आयात पर निर्भर है और जब निर्यात करेगा तो जाहिर सी बात है जीडीपी में सुधार होगा। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए अब जिलों को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार 29 सितंबर को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कर सकती है, जिसमें DEH कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। अब इसमें अगर बात करें तो पहले चरण में 50 जिलों को DEH के रूप में विकसित किया जा सकता है। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने देश के 200 जिलों को DEH बनाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया था, लेकिन फिलहाल में 50 जिलों के लिए वित्तीय व्यवस्था पर सहमति बन गई है। एक जिले को DEH बनाने में 50 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसमें से 35 करोड़ यानी कि 60% राशि केंद्र देगा और बाकी 15 करोड़ रुपए का खर्च राज्य वहन करेगा। जिलों को DEH बनाने के लिए मुख्य रूप से वाहन निर्यात संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। इसमें लॉजिस्टिक सुविधा, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, विकास कार्यक्रम, वस्तुओं की जांच सुविधा, अनुसंधान और तकनीक विकास जैसी सुविधाएं शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि $100 अरब का FDI जुटाने के लिए सही राह पर भारत। अब ये FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है तो वो किसी क्षेत्र में या किसी कंपनी में पैसा लगाती है। जब वो पैसा लगाती है और हिस्सेदारी लेती है तो उसको ही FDI बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में ये होता है और इसमें बोला गया है कि जो चालू वित्त वर्ष है उसमें $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि जो वित्त वर्ष 2021 और 22 था उसमें 83.6 अरब डॉलर का FDI हुआ था और पिछले वित्त वर्ष में 101 देशों ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह निवेश किया था और 57 सेक्टर्स में किया था। अगर हम बात करें तो भारत में जो विदेशी निवेश है, यानी कि विदेशी निवेशक किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से इसमें निवेश किया जा सकता है निवेशकों द्वारा। पिछले वित्त वर्ष में भारत के 3 सबसे बड़े FDI जो देश थे वो हैं सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस, 3 देश थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 1 अक्टूबर को 5G सेवा लॉन्च कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवा लॉन्च कर सकते हैं। रक्षा संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने शनिवार को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। हालांकि बाद में NBM ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस दिन से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होनी है, जिसमें 5G और इससे जुड़े 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रगति मैदान में होने वाले IMC के छठे संस्करण में दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल भी शामिल होंगे। साथ ही दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यहाँ पर एक और न्यूज है कि डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं की तुलना में बहुत अच्छा रहा है रुपया। अब ये निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं रुपए को अच्छा तो बता रही हैं, लेकिन जो रुपए पिछले हफ्ते यानी कि जो मार्केट का समय होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक, उसमें भारतीय रुपया 80 रुपये प्लस पर चला गया, लगभग 81 रुपये चला गया था। अब इसमें वो किसकी तुलना कर रही हैं, क्योंकि और देशों के मुकाबले भारत की GDP भी बेहतर पोजीशन पर नहीं है, तब भी वो कह रही हैं कि रुपया अच्छे स्तर पर है। अब क्या रुपया जब 85 चला जाएगा तब वो मानेंगी कि रुपया अच्छे स्तर पर नहीं है।
इस पे उन्होंने कई देशों का उदाहरण दिया, जैसे जापान का दिया, चीन का दिया, न्यूजीलैंड, इन सब का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो फिर व्यवहारिक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि आरबीआई और वित्त मंत्रालय इस पर बहुत करीबी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रुपए टूटता है तो भारत को कई क्षेत्रों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार को यह डॉलर के मुकाबले पहली बार 81 के स्तर के भी पार चला गया था। शुक्रवार को जो मार्केट वाला डे होता है, शेयर मार्केट वाला डे, शुक्रवार को उसमें 81 रुपये प्लस चला गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि खाद्यान्न और ईंधन की बढ़ी कीमतें विश्व की सबसे बड़ी चुनौती हैं। देखिए, यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में खाद्यान्न और ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया एट 75 में ये बात बोली है। यह कार्यक्रम भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों पर आधारित था। भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा, ये भी उन्होंने बोला है। और आज़ादी के 100 साल में विकसित देश बनने वाला भारत पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश होगा। उन्होंने यूक्रेन युद्ध से दुनिया में जो खाद्यान्न संकट या ईंधन की कीमतों में जो बड़ा उछाल आया है, यह दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत ने ऐसे समय में भी अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, यमन और कई अन्य देशों को आर्थिक तौर पर या फिर किसी न किसी प्रोडक्ट के तौर पर आपूर्ति की है, उनकी सहायता की है, चाहे वो खाद्यान्न मदद हो या फिर कोई भी क्षेत्र में मदद की हो या आर्थिक तौर पर भी मदद की है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा सपना है कि हम अपने दूरस्थ गांवों को भी डिजिटल सुविधाओं से जोड़ें। हम चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री उतारें। भारत यह सब अपने दम पर करना चाहता है। देखिए, डिजिटल तकनीक के चलते 80 करोड़ लोगों के लिए सफलतापूर्वक खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम चला सकते हैं। 300 अरब डॉलर से ज़्यादा का लाभ लोगों को दे सकते हैं। 40 करोड़ लोगों को नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकता है। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उत्सुकता और सरगर्मी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के दौरान चर्चा की धुरी वैसे तो वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य 2030 को लेकर जलवायु परिवर्तन के सवालों पर केंद्रित है। लेकिन जो भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है, उसको लेकर भी काफ़ी उत्साहित दिखा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ही नहीं, कई यूरोपीय देश भी भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान बड़े वैश्विक मुद्दों के साथ अपने हितों और चुनौतियों पर भी फोकस किए जाने को लेकर आश्वासन में है। इन दो देशों को यह भी उम्मीद है कि विश्व व्यवस्था को संचालित करने वाले अहम संगठनों पर अमीर देशों की पकड़ को कुछ हद तक लचीला बनाने में भारत की G20 की अगुवाई काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका ने अफगानिस्तान का गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म किया। अब ये गैर नाटो सहयोगी का दर्जा क्या होता है? देखिए, जब अमेरिका किसी देश को ये तमगा देता है तो उसमें उन्हें कई सहायता प्राप्त होती हैं, सैन्य तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2012 में एक ये दर्जा दिया था गैर नाटो सहयोग का, क्योंकि उस समय वहाँ पर अस्थिरता थी। उसके बाद उन्होंने पिछले साल, यानी कि 1 साल हो गया जब उन्होंने वहाँ से अपनी सेना को वापस बुला लिया था और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अब ये फैसला जो बाइडेन द्वारा लिया गया है और इसके तहत आर्थिक संबंध खत्म हो जाएंगे और सुरक्षा संबंधी तमाम सहायता और सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। बाइडेन ने विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि अमेरिका के संविधान और कानून के तहत राष्ट्रपति के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत मैं अफगानिस्तान को दिए गए प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के दर्जे को समाप्त करता हूं। अब देखिए, जो ये दर्जा है वो सबसे पहले 1987 में देना शुरू किया गया था, यानी कि इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई थी। और अभी तक अमेरिका ने 18 लोगों को इसकी सदस्यता दे रखी है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया शामिल हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 25 सितंबर 2022 का
दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।